इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में, स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या केमिस्ट्री स्टडी का। तो थोड़ा सा हम लोग जनरल डिस्कशन कर लेते हैं। आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमेरिज्म क्या होती है, और इसके बाद फिर हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। सी आइसोमर्स अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें तो आइसोमर्स हम लोग मानेंगे कि भाई ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो। अब प्रॉपर्टीज में उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो सकती हैं, केमिकल भी हो सकती हैं, दोनों हो सकती हैं, या कोई एक भी फिजिकल प्रॉपर्टी अगर डिफर कर रही है तो आप उनको आइसोमर कह सकते हैं। तो आइसोमर्स कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे? सी isomers have same molecular formula, have same molecular formula, right? But different properties, ये प्रॉपर्टीज आपकी फिजिकल भी हो सकती हैं, केमिकल भी हो सकती हैं, दोनों हो सकती हैं। ठीक है, अगर एक भी प्रॉपर्टी डिफर कर रही है और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो हम उसको क्या कह सकते हैं? आइसोमर्स कह सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग आइसोमर्स को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लेते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H6O। तो ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है, जैसा हम लोग आप लोग पढ़ते भी आए हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो जिसमें कि हम लोग मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एटम्स के मोल्स के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कार्बन के इसमें जो है 2 मोल्स एटम है, इसमें 6 मोल्स एटम है, और इसका ऑक्सीजन का 1 मोल, इसके पूरे 1 मोल मॉलिक्यूल में। अब इसके दो स्ट्रक्चर्स हम लोग बना सकते हैं। पहला स्ट्रक्चर CH3O, CH3 सब लोगों को पता होगा, डाई मिथाइल ईथर। देखिए 1 2 कार्बन, 2 3 and 3 6 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। और एक दूसरा स्ट्रक्चर हम लोग इसका बना सकते हैं CH3 CH2OH। ठीक, तो ये हो गया इथाइल अल्कोहल। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम C2H6O। लेकिन अगर देखा जाए तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करता हूं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बच्चों, इसका बॉइलिंग पॉइंट है -24 डिग्री सेल्सियस, और इसका बॉइलिंग पॉइंट है 78 डिग्री सेल्सियस। ठीक बात, माइनस नहीं, +78, राइट, +78 डिग्री सेल्सियस। तो इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78, डाइमिथाइल ईथर का -24। क्या ह्यूज डिफरेंस है इनके बॉइलिंग पॉइंट में। तो आप कैसे इसको जस्टिफाई करोगे? क्या थ्योरेटिकली आप कैसे इसको एक्सप्लेन करोगे कि ये दोनों की बॉइलिंग पॉइंट में इतना डिफरेंस है? डेफिनेटली जो भी प्रॉपर्टी है वो इसके स्ट्रक्चर से कहीं ना कहीं रिलेटेड होगी। अगर आप कंपेयर करो इन दोनों स्ट्रक्चर्स को, ठीक है, तो इन दोनों के स्ट्रक्चर में एक डिफरेंस आपको मिल रहा है कि जैसे आप देखिए इसमें कार्बन ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड है, इसमें कार्बन ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड एक भी नहीं है। इसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है लेकिन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड नहीं है। इसमें OH बॉन्ड है, इसमें OH बॉन्ड नहीं है। तो जो पहला हम लोगों का ऑब्जर्वेशन है वो इसी बात पे आ रहा है कि दोनों के स्ट्रक्चर में हमें डिफरेंस नजर आ रहा है, इसलिए इनके इस प्रॉपर्टी में क्या होगा? डिफरेंस आएगा। सिमिलरली ये बहुत ही ज्यादा वोलाटाइल, अगर बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है तो ये बहुत वोलाटाइल होगा रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, और होता भी है। ये लेस वोलाटाइल है, ऑल्दो दिस इज आल्सो वोलाटाइल, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में ये कम वोलाटाइल है।
इसमें OH बॉन्ड है तो केमिकल प्रॉपर्टीज में भी बहुत ज्यादा फर्क है, तो जब आप उसका डिटेल पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, ये तो जस्ट मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल बताया कि कैसे हम लोग आइसोमर्स के कॉन्सेप्ट को अपने अंदर डेवलप करें। तो आइसोमर्स मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। डिफरेंट बुक्स में आपको डिफरेंट डेफिनेशंस मिल सकती हैं, बट मेरे हिसाब से दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सूटेड डेफिनेशन हियर फॉर आइसोमर्स। ठीक है, अब देखिए ये जो प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ रहा है दैट इज ड्यू टू व्हाट, दैट इज ड्यू टू व्हाट। तो अगर हम लोग इसको एनालाइज करें तो इसके बेसिस पर जो प्रॉपर्टीज में जो डिफरेंस आ रहा है वो दो कारणों से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक तो इनमें जो कनेक्टिविटी में डिफरेंस आ रहा है, और दूसरा इनका इसमें जो ग्रुप्स का ओरिएंटेशन। तो इसी के बेसिस पर हम लोग आइसोमर्स को क्लासिफाई करते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है, दिस डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज इज ड्यू टू दिस difference in properties is due to number one, different connectivity of atoms with each other in the molecule। ठीक बात, यानी अगर कनेक्टिविटी में डिफरेंस आ रहा है जैसा कि यहां पे मैंने आपको शो किया है, तो कनेक्टिविटी में डिफरेंस आने के कारण प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आएगा। और ड्यू टू द डिफरेंस इन द कनेक्टिविटी जो आइसोमर्स तैयार होते हैं बच्चों, इनको हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स दे डिफर्स विद रिस्पेक्ट टू द कनेक्टिविटी। सी यहां पर कार्बन ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तो यहां पर भी है, लेकिन जो बेसिक डिफरेंस है इन दोनों में वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं है। तो इस तरीके से अगर कनेक्टिविटी में डिफरेंस आने के कारण प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ रहा है, तो आप ऐसे आइसोमर्स को क्या कहोगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। क्या कहोगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक बात, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? यहां पर अगर ये स्ट्रक्चर 1 है और ये स्ट्रक्चर 2 है, तो ये दोनों स्ट्रक्चर 1 एंड 2 आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। लेकिन इस लेक्चर में हम लोगों को देखना है स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में, तो मैं अब इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आपको डिसाइड करना होगा कि भाई ये आइसोमर्स स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं या स्टीरियो आइसोमर्स हैं। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट, दिस डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज, इफ difference in properties is due to the difference in the orientation of groups। मान लेते हैं कि दो मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें कनेक्टिविटी सेम हो, लेकिन अब की बात क्या है, ओरिएंटेशन स्पेस में डिफरेंट हो, तो ऐसी सिचुएशन में जो आइसोमर्स डेवलप होंगे वो क्या कहे जाएंगे? स्टीरियो आइसोमर्स। सो isomers have same connectivity of atoms, but have different properties
properties due to the difference of the orientation of atoms or group of atoms in space. So are said to be stereoisomers. Okay, so stereoisomers, they have same connectivity but different properties due to the difference in the orientation of groups or atoms in space. Okay, तो आप लोगों को बहुत सारी जगहों पे ये लिखा हुआ मिल सकता है कि भाई structural isomers they have different structure and stereoisomers they have difference in the orientation in the group of group in space. लेकिन वो थोड़ी सी डेफिनेशन में जो है क्या है उतनी क्लियरिटी नहीं है जितनी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे ही कनेक्टिविटी में डिफरेंस आ जाए दो मॉलिक्यूल के, वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो जाएंगे। उसमें तो आपको सोचना ही नहीं है कि इसमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म हमें देखना भी है। तो सबसे पहले अगर आपको दो स्ट्रक्चर्स दिए जाते हैं, सबसे पहले आप क्या चेक करोगे? कनेक्टिविटी चेक करोगे। अगर कनेक्टिविटी सेम है तब आप स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे जाओगे, और अगर कनेक्टिविटी में ही डिफरेंस आ गया तो सोचना ही नहीं है आपको स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में। ठीक बात? ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया आइसोमर्स क्या होते हैं। बहुत ही सिंपल भाषा में आपको बताना है, आइसोमर्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। और इस तरीके से दो तरीके के आइसोमर्स हैं हम लोगों के पास, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, दो ग्रुप है पूरा आइसोमर्स का, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड स्टीरियो आइसोमर्स। कैसे उनको हम लोगों ने क्लासिफाई किया है और कैसे डिफाइन किया है ये मैंने आपको बता दिया। तो स्टीरियो आइसोमर्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड सेम कनेक्टिविटी। जैसे अब आप देखें, अगर मान लेते हैं हम लोगों के पास है ये दो स्ट्रक्चर्स CH3H और CH3H एंड H। ठीक है, अगर इन दोनों स्ट्रक्चर्स को आप कंपेयर करें तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स में क्या रिलेशन आपको मिल रहा है। सपोज कीजिए कि आपसे पूछा गया कि ये बताइए कि भाई ये दोनों स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के क्या हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं या स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, तो क्या चेक करोगे आप? सबसे पहले आप देखो कनेक्टिविटी का पैटर्न, C डबल बॉन्ड C यहां पर भी है, इस C से CH3 जुड़ा हुआ है, इस C से CH3 जुड़ा हुआ है, इस C से भी CH3 जुड़ा हुआ है, इस C से भी CH3 जुड़ा हुआ है, इस C से H, C से H, C से H, C से H। क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आप लोगों को? कनेक्टिविटी में तो कोई डिफरेंस नहीं, दोनों की कनेक्टिविटी सेम है। अब पहला पॉइंट आपने निकाल लिया, दे हैव सेम कनेक्टिविटी, हैव सेम कनेक्टिविटी, हैव सेम कनेक्टिविटी। तो इतना क्लियर हो गया कि ये दोनों एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स नहीं हो सकते। ठीक है, इतना आपने डिसाइड कर लिया। अब आगे बढ़िए, अब आगे आप देखिए कि भाई ये अगर कनेक्टिविटी सेम है दोनों की, तो क्या ग्रुप्स का ओरिएंटेशन स्पेस में डिफरेंट है? तो आप ये देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर CH3 और ये CH3, अगर हम लोग रेफरेंस लें CH3 और CH3 को, तो ये दोनों इस प्लेनर मॉलिक्यूल, दिस मॉलिक्यूल इज प्लेनर, इस प्लेन के एक साइड में आ रहे हैं, और यहाँ पर ये दोनों इस जो भी रेफरेंस प्लेन आप ले लें उसके अपोजिट साइड में है। तो यहाँ पर
डिफरेंस इन द ओरिएंटेशन आ रहा है ग्रुप्स का, इसलिए ये दोनों की प्रॉपर्टीज भी अलग होगी। डेफिनेटली बहुत सारी प्रॉपर्टीज इनका फर्क होगा, दोनों का मेल्टिंग पॉइंट अलग है, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग है, दोनों का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन दोनों में अलग है। ओके, रिएक्शन कराने पर आपको प्रोडक्ट तो सेम देंगे दोनों, लेकिन जो और रिएक्शन से जुड़ी हुई प्रॉपर्टीज हैं जैसे एंथैल्पी रिएक्शन की, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ कंबस्शन, उसमें फर्क आ जाएगा, जिससे ये पता चलता है कि ये दोनों मॉलिक्यूल सेम नहीं है। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज अगर हम इनकी लिस्ट करें तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज में आपको डिफरेंस मिलेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहे जाएंगे बच्चों? फर्स्ट एंड सेकंड। हियर these two, first and second, are stereoisomers. ठीक, तो अभी तक की क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा? स्टीरियो आइसोमर्स और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को कैसे हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, कैसे हम इनको रिकॉग्नाइज करेंगे। अब चूंकि कोर्स में आपके स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इस लेक्चर में हम लोगों ने स्टीरियो आइसोमेरिज्म को रखा है, तो अब मैं आगे स्टीरियो आइसोमर्स की बात करूंगा। ठीक है, अब देखिए कि कैसे हम लोग स्टीरियो आइसोमर्स को फर्दर क्लासिफाई करेंगे डिफरेंट ग्रुप्स में और फिर उनकी डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं स्टीरियो आइसोमर्स और आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक, तो देखिए स्टीरियो आइसोमर्स की प्रॉपर्टीज एक बार और हम लोग देख लेते हैं। क्या फीचर होगा स्टीरियो आइसोमर्स का? स्टीरियो आइसोमर्स दे हैव सेम कनेक्टिविटी। फर्स्ट, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। सेकंड, सेम कनेक्टिविटी, राइट, सेम कनेक्टिविटी। थर्ड, different IUPAC name, रिमेंबर बच्चों, आइसोमर्स कैसा भी आइसोमर हो, IUPAC नेम उसका डिफरेंट ही होगा। दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के IUPAC नेम सेम हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो चाहे वो स्टीरियो आइसोमर हो चाहे वो स्ट्रक्चरल आइसोमर हो, हर आइसोमर का IUPAC नेम क्या होगा? डिफरेंट होगा। फोर्थ फीचर क्या है? हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज तो डिफरेंट होगी। अगर प्रॉपर्टीज नहीं डिफरेंट हुई तो हम आइसोमर ही नहीं कहेंगे, चाहे वो स्टीरियो आइसोमर हो चाहे वो क्या हो, स्ट्रक्चरल आइसोमर हो। अगर प्रॉपर्टीज नहीं डिफरेंट हुई तो हम उनको कभी भी आइसोमर्स की कैटेगरी में ही नहीं रखेंगे। ठीक है, तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज, एंड दिस इज ड्यू टू द different orientation of groups in space। हालांकि ऊपर हम लोग लिख चुके हैं, लेकिन जस्ट एक बार और ये रिवीजन के लिए। ठीक है, तो ये स्टीरियो आइसोमर्स के फीचर्स हैं। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम कनेक्टिविटी, डिफरेंट IUPAC नेम्स एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में मैं स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूं कि फिजिकल या केमिकल या दोनों, तो कुछ भी हो सकता है। एक भी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर कर सकती है, केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफर कर सकती है, एक भी केमिकल प्रॉपर्टी डिफर कर जाए, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफर कर सकती हैं। ठीक है, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, बायोफिजिकल, व्हाटसएवर काइंड ऑफ प्रॉपर्टी मॉलिक्यूल में है वो डिफर हो सकती है। और अगर डिफरेंट नहीं हुई तो आपको उनको आइसोमर की कैटेगरी में नहीं रखना है। क्लियर? गुड। अब देखिए स्टीरियो आइसोमर्स को हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर्स को हम लोग दो पार्ट में,
स्टीरियो आइसोमर्स, इनको हम दो पार्ट में क्लासिफाई करेंगे। एक को कहते हैं कॉन्फॉर्मर्स और दूसरे हैं कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स, तो स्टीरियो आइसोमर्स को फर्दर हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई कर रहे हैं। एक है कॉन्फॉर्मर्स और दूसरे हैं कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। ठीक, अब देखिए कॉन्फॉर्मर्स क्या होते हैं और इनको कैसे हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, एंड कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स क्या होते हैं और इनको कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो देखिए कॉन्फॉर्मर्स में जो रिलेटिव पोजीशन है ग्रुप्स की स्पेस में, दैट विल चेंज बाय द रोटेशन ऑफ सर्टेन बॉन्ड्स और सम की बॉन्ड्स इन द मॉलिक्यूल। ऐसा नहीं है, आप लोगों ने पढ़ा होगा सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा फ्री रोटेशन में होता है, और जैसे ही पाई बॉन्ड आ जाता है, क्योंकि आप सबको पता है सिग्मा बॉन्ड अकेले बन सकता है लेकिन पाई बॉन्ड कभी भी अकेले नहीं बनता। पाई बॉन्ड हमेशा किसके साथ बनेगा, सिग्मा बॉन्ड के साथ बनेगा। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड एक साथ आ गए तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो गया। ठीक है, तो कॉन्फॉर्मर्स में ऐसा, अच्छा मॉलिक्यूल में बहुत सारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं, एक बॉन्ड तो है नहीं, और सारे बॉन्ड्स के रोटेशन से कोई जरूरी नहीं है कि एटम की पोजीशन या ग्रुप्स की पोजीशन चेंज हो। कुछ बॉन्ड्स ऐसे होंगे मॉलिक्यूल में जिनके रोटेशन से ये स्पेस में पोजीशन चेंज होगी। तो बेसिकली जो ओरिएंटेशन है ग्रुप्स का वो कैसे चेंज हो रहा है, बाय द रोटेशन। तो अगर कोई आइसोमर आपको ऐसा मिल रहा है जो रोटेशन के कारण जो है, सिग्मा बॉन्ड के रोटेशन के कारण अगर रिलेटिव पोजीशन चेंज हो रही है, कोई स्टीरियो आइसोमर मिल रहा है, तो हम लोग उसको कॉन्फॉर्मर की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, तो कॉन्फॉर्मर्स आई मीन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रोटेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड और सर्टेन सिग्मा बॉन्ड्स इन द मॉलिक्यूल। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं पहले आपको बता दूं कि कॉन्फॉर्मर्स जो होते हैं, जो भी आप एक मॉलिक्यूल के डिफरेंट कॉन्फॉर्मर्स आप देखोगे, आपने पढ़ा भी होगा, तो वो एक सिंगल मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बच्चे सब कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। ये सिंगल मॉलिक्यूल, हमेशा कॉन्फॉर्मर, क्योंकि उसकी जरा सा चेंज हुआ बॉन्ड एंगल, जरा सा चेंज हुआ, जरा सा रोटेट हुआ, अगला कॉन्फॉर्मर तैयार हो गया। मॉलिक्यूल वही रहता है, मॉलिक्यूल वही रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसमें अलग मॉलिक्यूल तैयार हो जाएगा। तो बॉन्ड के रोटेशन से ध्यान रखना, कभी भी डिफरेंट मॉलिक्यूल नहीं तैयार होगा। तो जितने भी कॉन्फॉर्मर्स होते हैं, ऑल रिप्रेजेंट्स द डिफरेंट फॉर्म ऑफ दैट मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल। राइट, पहली बात ये बहुत क्लियर होनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट ये है बच्चों कि कॉन्फॉर्मर्स जो होते हैं, दे आर नॉन सेपरेबल। नॉन सेपरेबल क्या मतलब हुआ कि दो कॉन्फॉर्मर्स के बीच में एनर्जी का डिफरेंस इतना कम होता है कि हम लोग उनको अलग नहीं कर सकते रूम टेम्परेचर पे। तो नॉर्मल कंडीशन में दो कॉन्फॉर्मर्स को आप सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट फीचर हैं कॉन्फॉर्मर्स के। ठीक, अब कॉन्फॉर्मर्स कैसे हम लोग ऑब्टेन करते हैं? दे आर आई मीन ऑब्टेन्ड by the rotation of certain key bonds or certain bonds, all bonds are key bonds, certain bonds or sigma bonds, we can say sigma bond or bonds in the molecule। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को या ऐसे आइसोमर को हम लोग क्या कहेंगे? कॉन्फॉर्मर।
तो कॉन्फर्मर्स की स्टडी के लिए जैसे आप सबको पता है, हम लोग क्या करते हैं, न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूले की स्टडी करते हैं, न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूले में स्टडी करते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि हमने ईथेन लिया है बच्चों, ईथेन, हालांकि जब मैं कॉन्फर्मेशन डिटेल में डिस्कस करूंगा तो आप लोगों को बताऊंगा कैसे ये बनेगा। अभी फिलहाल मैं अब मान लेते हैं कि ये HA आइटम है, फॉर डिफरेंशिएट इसको अलग दिखाने के लिए मैं इसको HAHB दिखाया मैंने। अब मान लेते हैं कि ये बॉन्ड जो है हमारा, ये कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, ये रेड कलर का जो बॉन्ड मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे, ये इस वाले कार्बन को फिक्स रखते हुए इसको आप रोटेट कर दो इस तरीके से, ऐसे ऐसे रोटेट कर दो, तो दूसरा स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। इसका दूसरा स्ट्रक्चर तैयार होगा, और इस दूसरे स्ट्रक्चर में आप ये देखोगे कि ये जो हाइड्रोजन HB मैंने मार्क किया था, ये HA यही रहा। हमने क्या किया है, कैसे रोटेट किया है, इसको फिक्स किया और इस बॉन्ड को रोटेट किया, ठीक है। तो इस बॉन्ड के रोटेशन से हमने ये माना कि ये कार्बन जो है, दिस कार्बन इज फिक्स, और ये रोटेट, पूरा मॉलिक्यूल नहीं रोटेट करना है, पूरा मॉलिक्यूल रोटेट कर दोगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर HA हो गया और ये HB हो गया। तो अब देखिए दोनों की पोजीशन हमने जिसको एक आइडेंटिफाई किया था, एक रेफरेंस लिया था, तो अब इन दोनों की पोजीशन अलग हो गई। अब हो सकता है कि इन दोनों की एनर्जी में बहुत ज्यादा फर्क ना हो, ठीक है। तो हम बहुत चूंकि H और H हैं दोनों, अब इसी H की जगह पे हम कोई बहुत बड़ा ग्रुप ले लें तो क्या होगा, जब वो दोनों एक दूसरे के पास होंगे तो एक दूसरे को और भी रिपल्सन कॉज करेंगे। डिफरेंट टाइप के रिपल्सन मॉलिक्यूल में होते हैं, स्टीयरिक रिपल्सन, टॉर्जन स्ट्रेन, स्टेरिक स्ट्रेन, डिफरेंट काइंड ऑफ एंगल स्ट्रेन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, एंड मैं इस सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा आप लोगों से। बट अभी मैं आपको ये शो करना चाह रहा हूं कि ये दोनों स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के क्या कहे जाएंगे, कॉन्फर्मर्स। बस अभी आप लोगों के लिए इतना ही, कॉन्फर्मर्स, ठीक है। तो अगर दो आइसोमर्स, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहे जाएंगे, स्टीरियो आइसोमर्स। कनेक्टिविटी आप देखिए दोनों में सेम है, कोई फर्क नहीं है कनेक्टिविटी में, ठीक है। दोनों की कनेक्टिविटी सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन इस बॉन्ड के रोटेशन के कारण हमें एक दूसरा स्ट्रक्चर मिल रहा है, और इसको हम बेहतर तरीके से न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूले में देखेंगे। लेकिन अभी मैं उसको जस्ट आप लोगों को ये इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, डिटेल डिस्कशन मैं अगले लेक्चर्स में करूंगा कहीं पर, ठीक है। अब देखिए कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स क्या होते हैं। कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स, ये सिंगल मॉलिक्यूल है, लेकिन कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स ये जो होंगे, जितने भी होंगे, जो भी होंगे, वो एक से ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे, यानी मोर देन वन मॉलिक्यूल, मोर देन वन मॉलिक्यूल। पहली बात तो ये बहुत ही क्लियर आपके दिमाग में होना चाहिए कि यहां पर जो भी हम दो आइसोमर्स पढ़ेंगे, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स, वो हमेशा उस मॉलिक्यूलर फार्मूले के अलग अलग मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन यहां पर वही सिंगल मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, मोर देन वन मॉलिक्यूल। और दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है कि हम इन कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स को सेपरेट कर सकते हैं बाय मींस ऑफ सम फिजिकल और केमिकल मेथड लगा करके हम उसको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो दे आर सेपरेबल। ये अलग बात है कि कहीं सेपरेट करने में आपको कहीं आसानी से सेपरेट हो जाएगा, तो कहीं पे आपको थोड़ा डिफिकल्टी होगी, बट सेपरेट किया जा सकता है। ये कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स कैसे हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। मानते हैं कि स्ट्रक्चर दे दिया गया हमें और कहा गया कि इससे आप दूसरा कॉन्फिगरेशनल आइसोमर बनाइए, तो आपके पास कोई तरीका नहीं है अनटिल और अनलेस आप किसी एक बॉन्ड को तोड़िए, बॉन्ड्स को तोड़िए और फिर ग्रुप्स को रीअरेंज करिए, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है आपके पास।
या आप ये कह सकते हैं कि कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स किसी भी रिएक्शन में अलग अलग पाथ से सिंथेसाइज किए जा रहे हैं, यानी अलग अलग पाथ से बनाए जा रहे हैं। तो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स को जो भी है इंटर कन्वर्जन आपस में, वो तो बिल्कुल भी आसान नहीं है आपके लिए। ऐसा नहीं कि आप किसी बॉन्ड को घुमा दीजिए तो वो चेंज हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स आपको मिल जाएंगे। नो, इसके लिए आपको बॉन्ड को तोड़ना और जोड़ना पड़ेगा। और आप सबको पता है कि बॉन्ड कहां टूटते हैं? रिएक्शन में। ठीक है, ऐसे आप पकड़ करके मॉलिक्यूल को तो बॉन्ड को तोड़ करके जोड़ नहीं सकते। यही तो कारण है कि केमिस्ट्री में विजुअलाइजेशन कम होने की वजह से बच्चों को डिफिकल्टी आती है। तो बॉन्ड को तोड़ना, बॉन्ड तोड़ने और जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है वो कहां होती है? केमिकल रिएक्शन में होती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स जो भी होंगे वो किसी भी रिएक्शन में प्रोड्यूस होंगे, लेकिन अलग अलग रास्ते से प्रोड्यूस होंगे। दे मस्ट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द डिफरेंट पाथ, राइट? सो obtained, they are obtained from different path in a reaction, in a chemical reaction, chemical reactions। और कोई तरीका आपके पास नहीं है इन कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स को ऑब्टेन करने का। ठीक है, और अगर मान लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन आप नहीं यूज करना चाहते हैं, जैसे कुछ एक केसेस में है पॉसिबल ये, तो बॉन्ड के क्लीवेज एंड फॉर्मेशन, राइट? तो or you can write here, because cis trans isomers they can be interconverted at room temperature through cleavage of some bond, right? So obtained by cleavage and formation of bond, or obtained by cleavage and formation of bond। ठीक है, तो क्लीवेज एंड फॉर्मेशन तो इन्वॉल्व होगा ही होगा, चाहे वो केमिकल रिएक्शन में हो रहा हो, चाहे वो सिंपल हीट दे करके रूम टेम्परेचर पे आप एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक बात? तो ये हो गया बच्चों कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स और कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स में डिफरेंस। अब मैं कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स को पहले टेकअप करता हूं, और इसको फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स को हम लोग फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक है ज्योमेट्रिकल और दूसरा है ऑप्टिकल। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स, दो पार्ट में हम लोग कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स को क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में